औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। हमारे पेपर्स बहुत करीब आ रहे हैं और मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए। मेरी पूरी कोशिश होगी, अगर ना हो पाए तो मैं माज़रत करूँगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरे से पेपर्स के दौरान भी कोई एक दो थोड़ा सा टाइम निकला तो मैं आपके लेक्चर ज़रूर अपलोड करूँगी। बाकी खैर अभी टाइम है तो इंशाल्लाह हम जितना कर सकते हैं उतना तो कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को जिन स्टूडेंट्स को इश्यूज आ रहे हैं कुछ हद तक उसको कवर अप कर सकें। बाकी जो आज का टॉपिक है वो डू पॉन्ट आइडेंटिटी का है। हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। जो स्टूडेंट्स आज नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम लेक्चर सुना है, काइंडली वो पिछले लेक्चर्स को लेकर आइएगा, क्योंकि बेस बनाना बहुत ज़रूरी होती है। हर चीज़ पे आप क्रैमिंग नहीं कर सकते। इसको इस तरह से पढ़िएगा कि लेक्चर जो है बेसिकली आपकी बेस है। नेक्स्ट जिन लोगों ने आगे फाइनेंस में जाना है और अकाउंट्स में जाना है, उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन टॉपिक्स को समझने ये उनके लिए एक फ्री के मार्क्स हैं, जिनको वो अगर गेन करना चाहें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब मैं टॉपिक की तरफ चलती हैं। तो डू पॉन्ट आइडेंटिटी जो बेसिकली हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं, ROA, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये टू प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स होते हैं, जिनको हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इधर यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगी, लेकिन एक ऊपर से और एक बार रिव्यू आपको दे दूंगी, ताकि आपको याद रहे, पिछला आपका रिवाइज हो जाए। ये रिकॉल ही हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है रिकॉल किया गया। हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी हमने किस तरह से फाइंड आउट किया। ये उसने ये सिनेरियो अगेन से शो ऑफ किया है। उसने कहा है कि जब आप टू अदर रेशियोज को आप इक्विटी मल्टीप्लायर के साथ देखते हैं, अगर सपोज लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए कह देते हैं कि ROE मालूम करें, लेकिन वो आपको ये है नेट इनकम भी नहीं देता, टोटल इक्विटी भी नहीं देता, तो आप इक्विटी मल्टीप्लायर के थ्रू भी कर सकते हैं। वो फिर आपको डेट जरूर देगा। डेट इक्विटी रेशियो आप निकालेंगे। पहले आप डेट इक्विटी रेशियो निकालेंगे। डेट इक्विटी रेशियो हम या तो वो खुद दे देगा, और अगर नहीं दी होगी तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे, वो आप फॉर्मूला देख लीजिएगा। उसमें आपने क्या करना है, डेट इक्विटी रेशियोज के अंदर आपने 1 प्लस करके उसको मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला बेसिकली आप लोगों को खुद याद करना पड़ेगा, इतना आपको थोड़ा बहुत माइंड में समझ लें, जोर डालना पड़ेगा। और चलते हैं आगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की ये जो मज़ीद उसने कहा है कि इस तरह से भी ये फार्मूला हो जाता है, और ये भी फार्मूला ये सेम लाइक दैट ऊपर जो हमने डिस्कस किया उसी तरह से। अब ये जो हम उसको बता जो मज़ीद हम लोगों को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी में जो है प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर और मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लाई, ये हम ऑलरेडी जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं उसी को अगेन डिस्कस कर रहा है। बेसिकली आपको इसको समझाने का मकसद ये है, ये क्वेश्चन जो आएंगे इसी तरह से आएंगे। कभी वो मल्टीप्लायर आपको कहेगा इक्विटी मल्टीप्लायर फाइंड आउट करके दें, इक्विटी मल्टीप्लायर का भी हम फार्मूला जानते हैं, हम वो लगाएंगे। उसके बाद हम टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला हम देखेंगे, वो लगाएंगे। फिर उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन का हम रेट लगाएंगे। अगर ये चीज़ें वो नहीं देता तो हम लोगों को ये तो खुद लगानी पड़ेगी। ये दिस लास्ट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डू पॉन्ट आइडेंटिटी। ये चीज़ याद रखेगा। बाद का तो होता है वो ये लाइन आपको दे दे और ये जो आपको सिनेरियो बेस पूछे कि इसको क्या कहते हैं, तो आपने डू पॉन्ट, हो सकता है वो उसको एमसीक्यूज में आपको बताए, तो आपने याद रखना है ये डू पॉन्ट आइडेंटिटी है। या ये भी कह सकता है कि वो ऊपर लाइन दे दे तो नीचे ये ऑप्शन दे दे, और ऊपर डू पॉन्ट आइडेंटिटी दे दे और नीचे ये जो है आपको जो इक्वेशन है ये आपको डिफरेंट वे में दे दे। अब डू पॉन्ट आइडेंटिटी में हम 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऑपरेशंस जो होती हैं, कंपनी अपनी डे टू डे ऑपरेशंस को डिस्कस करती है, उसका मेन मकसद होता है वो प्रॉफिट मार्जिन मेजर करती है। उसमें जब उसने ऑपरेशंस चेक करना होते हैं कि हमारी कंपनी इस टाइम ऑपरेशंस किस लेवल पे जाके चेक कर रही है, किस लेवल पे जाके उसको मैक्सिमम एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, दैन वो जो रेशियो यूज़ करती है वो प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। ये क्वेश्चंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइटेड किया है, ये याद रखिएगा। वो आपसे पूछ सकते हैं कि एसेट टर्नओवर रेशियो के लिए कौन से मेजर्स होती हैं। एसेट यूज एफिशिएंसी होती है, इसके लिए इक्विटी मल्टीप्लायर के लिए फाइनेंशियल लेवरेज होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। वो आपको इस तरह से घुमा फिरा के थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा।
रिटर्न ऑन इक्विटी बाय इंक्रीजिंग इट्स अमाउंट ऑफ डेट। वो कहते हैं कि बेसिकली डुपॉन्ट आइडेंटिटी की कंसिडर किस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, यही जो बेसिकली होता है लेवरेज की रिटर्न ऑन इक्विटी पे हम बेसिकली जो डेट की इंक्रीजिंग अमाउंट के बेस पे इसको चेक करते हैं, और जब दूसरे पॉइंट पे वो इसी चीज़ को मज़ीद एलैबोरेटेड फॉर्म में कह रहे हैं, ओनली हैपन इफ, और ये तब भी ये वो सिनेरियोज बता रहे हैं जब डू पॉन्ट की कंडीशंस वाक़या होते हैं या वो एग्जिस्ट कर जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि या तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो इंक्रीजिंग करेगी, इंक्रीज हो जाएगी, इक्विटी कैपिटल के अमाउंट या रिटर्न ऑन इक्विटी जो है हमारा इंक्रीज कर जाएगा, किससे, हमारे जो हमने कर्ज देने हैं, या वो क्या होगा उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा उसके डेट से, वो जो हमने कर्जे देने हैं, या रिटर्न ऑन एसेट का जो इंटरेस्ट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ये रिटर्न ऑन इक्विटी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर जाएगी, ये आपने याद रखनी है। अब रिटर्न ऑन द कंपोजिशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ सिस्टमैटिकली अप्रोचिंग द फाइनेंशियल। ये सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है एक सबसे ज़्यादा आसान तरीका है फाइनेंशियल सिस्टम स्टेटमेंट्स के एनालिसिस के लिए। ये चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए हाईलाइटेड की है कि बाद में होता है एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप बी अवेयर और बी प्रिपेयर। आपको किसी एंगल से भी अपना 1 मार्क्स भी कट आउट नहीं होने देना। आप एक मुजाहिदों की तरह लड़ने निकला करें और बस एग्ज़ाम्स वाले को बता दिया करें एग्ज़ामिनर को कि हम आ गए हैं बस। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, अब ज़्यादा भी मुजाहिद ना बन जाइएगा जो आजकल माशाल्लाह से वो अल्लाह माफ़ करे जो जंगें लगाई हुई हैं इंडिया की तरफ से, और दिल करे आप बॉर्डर पे निकले हों अभी पेपर देने, पेपरों पे देने। ठीक है? If return on equity is unsatisfactory by some measure, then DuPont identity tells you where to start looking for the reasons। कहते हैं कि जब वो आप रिटर्न ऑन इक्विटी जो होती है अनसेटिस्फैक्ट्री किसी रीजंस या मेजर्स की बेस पे आपको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती, तो आप उस चीज़ से ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिटी आपको मिल सकती है कि आया इसमें क्या रीजंस है, वो इस चीज़ से आप डुपॉन्ट के फॉर्मूला से इसको आइडियलाइज कर सकते हैं और इसको इवेलुएट कर सकते हैं। बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक है डिविडेंड पे आउट। अब डिविडेंड पे आउट क्या होता है? डिविडेंड पे आउट द फर्स्ट फेज इज कैश डिविडेंड पे। डिविडेंड होता क्या है? मैंने आपसे शायद फर्स्ट पे कभी डिस्कस किया था कि नहीं, मैं फिर आपको बता देती हूँ। डिविडेंड एक अमाउंट होती है जो हम अपने शेयर होल्डर, जैसे कि मैं अगर एक कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ, अब मेरा कोई ना कोई कंसर्न होगा, मैं फ्री में तो नहीं पैसे दे दूँगी। मुझे ये होगा कि आया मैंने आज 100 रुपया दिया तो कल को मुझे 1 साल बाद मिलना है, तो इस 100 रुपये को अगर मैं कहीं और पे इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे 110 रुपये मिल जाएँगे, 120 मिल जाएँगे। तो आया मैं इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूँ? डेफ़िनेटली अगर मुझे बैंक से 110 मिल रहा है, वहाँ पे 112 रुपये मिलेंगे या 12 रुपये मेरे ऊपर प्रॉफ़िट होगा, 2 रुपये मज़ीद मिलेंगे, तो ही मैं अगर इन्वेस्ट करूँगी। तो जो वो हमारा प्रॉफ़िट होता है ना, उसको हम शेयर होल्डर्स को जो हम देते हैं, जो जैसे कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, मैं उधर की शेयर होल्डर बन गई, तो मुझे जो अमाउंट मिलेगी उसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है? इसको बहुत आसान वे में मैंने बता दिया, और अब इसको ना हम फॉर्मूला के फॉर्म में देख लेते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशो। अब ये डिविडेंड पे आउट रेशो कैसे निकालेंगे? मैं एज़ अ शेयर होल्डर हूँ, मुझे भई अपना डिविडेंड पे आउट रेशो निकालनी है, तो मैं उनका कंपनी को जाके कहूँगी भई अपना नेट इनकम बताओ, अपनी प्रॉफ़िट खैर वो बताते तो कोई नहीं, हमारे पास होती है डिटेल। उस पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी ने आया इस साल में कितना प्रॉफिट जनरेट किया। वो प्रॉफिट लूँगी मैं बेस पे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। हम उस प्रॉफिट को बेस पे ले लेंगे और मेरा जो कैश मुझे डिविडेंड मिला होगा, जो प्रॉफिट मिला होगा, उसको ऊपर रख के मैं उसकी रेशियो निकाल। रिटेंशन रेशियो क्या होती है? रिटेंशन एक ऐसा समझ लें, दो तरह के बॉक्सेस हैं। एक कंपनी ने पैसे इकट्ठे करने के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए एक डब्बा बनाया हुआ था। अब उस चंदे में से उसने कुछ शेयर होल्डर्स को जैसे डिविडेंड भी देने थे, कंपनी में कुछ एक्सपेंसेस वो भी निकाले थे, उसके अलावा उसने कुछ एसेट्स बाय करने थे, वो भी निकाले थे। अब ये सारी चीज़ें उसने निकाली थी। अब ये सारे एक्सपेंसेस तो निकाल लिए, अब कुछ क्वेश्चन रेज होता है, फिर कंपनी अपने बाकी मामलात को कैसे चलाएगी? अगर अगले साल में मज़ीद कोई मसला आ जाए, कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी बन जाएगी, तो कंपनी के पास तो पैसे ही नहीं है। कंपनी के पास तो वही पैसे हैं जो उसने पहली बार इन्वेस्ट कर दिया और उसमें से भी वो यूज़ करती जा रही है। जी नहीं जी, कंपनी ऐसे नहीं चलती। कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है कि मेरे पास है इस टाइम प्रॉफ़िट आया 100 रुपया, समझ लें 1 साल का प्रॉफ़िट आया 100 रुपया।
अब उसने शेयर होल्डर्स को सारा देखा है कि किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट थी, उस हिसाब से उसने उसको प्रॉफिट दिया। सपोज कर लेते हैं कि 20 रुपये उसमें से उसने डिविडेंड दे दिया, 10 रुपये उसके एक्सपेंसेस लग गए 1 साल के, जितने भी है इतने होते नहीं है लेकिन एक अजम्पशन बेस समझाते हैं। अब ये कितने हो गए, 30 हमारे ऑलरेडी यूज हो गए। इसके अलावा और भी कोई मामला होंगे, टैक्सेस होते हैं, ये सब कुछ कर करा के आप समझ लें 50 रुपये बच गए। अब ये जो 50 रुपये है ना, ये उस 100 रुपये में से बचा हुआ 50 रुपये हैं जो हमने वापस उसी बॉक्स में वापस डाल देना, मतलब ये री इन्वेस्ट कर देना। ये हमने उस वक्त के लिए रखा होता है कि कल को खुदा ना खास्ता कंपनी कभी लॉस में जा रही हो तो हम इस पैसे को हम मजीद यूज कर सकते। ये वो है फ्लो बैक रेशो, इसको क्या कहते हैं, द रिटेंशन रेशो इज आल्सो नोन एज फ्लो बैक रेशो, ये याद रखिए। वो पूछ सकता है फ्लो बैक रेशो क्या है, जानबूझ के भी कह सकता है ताकि आपको वो देखे कि आपने लास्ट वाली लाइन पढ़ी थी कि नहीं, और अगर मेरा लेक्चर जिसने नहीं किया होगा उसने तो पढ़ी होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पे आउट एंड रिटेंशन क्या होती है? पे आउट एंड रिटेंशन हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, ये उसी को उसने आगे मजीद क्वेश्चन अरेंज किया हुआ है, वो आप खुद पढ़िएगा ताकि आपको भी कोई थोड़ी बहुत इस चीज़ के बारे में आपका भी माइंड थोड़ी सी वर्किंग में आए और आपकी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। इंटरनल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है? इंटरनल ग्रोथ क्या होती है? इंटरनल तो इंटरनल बाय वर्ड ही हमें पता चल रहा है, इंटरनल ऐसी ग्रोथ होगी जो हमारी कंपनी के अंदरूनी सारे हालात जो विद इन अ कंपनी, जो हमारी कंपनी ग्रो करती है, जिस तरह से चेंजिंग आती है, जिस तरह से उसकी सक्सेस में इजाफा होता है, जिस तरह से उसकी वर्किंग और उसकी जो भी आप कह सकते हैं उसकी प्रोग्रेस कह सकते हैं उसमें होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको इंटरनल कहते हैं। जबकि आप सस्टेनेबल ग्रोथ क्या कहते हैं? अब मैं इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। इन्वेस्टर एंड अदर आर फ्रिक्वेंटली इंटरेस्टेड इन नोइंग लो रैपिडली, ये जो होते हैं ना इन्वेस्टर्स के हिसाब से बता रही हैं, कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो भी इन्वेस्ट करता है उसको डेफिनेटली कंपनी की ग्रोथ और कंपनी की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उसको बहुत इंटरेस्ट होता है कि आगे कंपनी मजीद 5 साल किस लेवल पे होगी। अगर इसने 1 साल में इतनी ग्रोथ की है तो 5 साल में एक अजम्पशन बेस कितनी होगी। बेसिकली ये इसी चीज़ को हम कंफर्म कर रहे होते हैं। और सो द ग्रोथ हैज़ टू बी फाइनेंस्ड एंड मोर सो फर्म एबिलिटी टू ग्रो डिपेंड्स ऑन इट्स फाइनेंस, वो इसकी फाइनेंशियल पॉलिसीज को चेक करती है, ये सब कुछ चीज़ें वो इसी तरह से कंफर्म कर रही होती हैं इस फाइनेंशियल ग्रोथ की। अब फर्म हैज़ टू ब्रॉड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अब दो तरह के उसके पास सबसे बड़े सोर्सेज होते हैं जिससे वो पैसे इकट्ठे करते हैं। कौन से? एक तो फ्लो बैक, हमने अभी पढ़ा क्या, रिटेंशन, रिटेंशन के थ्रू वो करती है। और सेकंड थिंग क्या है? एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, बाहर से जो आपके होते हैं ना मोहल्ले वाले लोग, उन लोगों से भी पैसे लेके कर लेते हैं। ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रही हूँ। जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि बैंक से ले लिया जाता है लोन, बैंक से भी लोन लेते हैं लोग जाके, कंपनी वाले बैंक से लोन लेते हैं, मार्केट में अपने शेयर्स का एक पेपर होता है, एक पेपर के ऊपर लिखा होता है भाई तुम ये पेपर ले लो, मैं तुम इतने पैसों का ये पेपर है, कल को तुम्हारा अगर तुम्हें मसला होता है कि पेपर हमें वापस करना, हमसे पैसे ले जाना, तो समझ लें वो एक पैसे ही होती हैं, गारंटी ही होती है कि हमने तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि हमें एक गारंटी है कि तुम कल को आओगे तो हम इस पेपर को पैसे देने के लायबल होते हैं। ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, सिंपल वर्ड में बताने के लिए आपको बता। आगे इंटरनल ग्रोथ रेट क्या होता है? इंटरनल ग्रोथ रेट में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कंपनी के अंदरूनी मामलात में जो रैपिडली फॉर्म ग्रो करती है उसको कहते हैं। और इसका जिस तरह से हमें रिटर्न ऑन एसेट, क्योंकि कंपनी के एसेट्स ही होते हैं ना इंटरनली पड़े होते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसके ग्रोथ रेट से, जितनी ग्रोथ हुई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे सेम जो मल्टीप्लाई किया उसको नीचे उसमें 1 माइनस उसके ग्रोथ रेट को माइनस कर देंगे। क्यों 1 माइनस? इसलिए कि जितना ग्रोथ रेट इंक्रीज किया होगा, हमने अभी पढ़ा कि जितनी हमने एक्सपेंसेस वगैरह डील किए सब कुछ अंदर से निकाल देंगे, तो 1 हम 100 की जगह वो 1 कंसीडर करेंगे, 1 में से जो अमाउंट निकलेगी, जो उसके ग्रोथ रेट की अमाउंट निकाल देंगे, तो वो जो हम डिवाइड करके निकालेंगे वो उसका उतना हिस्सा इंटरनल ग्रोथ रेट का आ जाएगा जो 100 में से होगा। ठीक है, जो हम रिटेंशन के तौर पे रिटेंशन को निकालने के बाद करते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है? कहते हैं इफ अ फर्म ओनली रिलाइज ऑन द इंटरनल फाइनेंसिंग देन थ्रू टाइम इट्स टोटल डेट रेशियो विल डिक्लाइन बिकॉज एसेट्स विल ग्रो बट टोटल डेट विल रिमेन द सेम। कहते हैं कि एसेट्स आप खरीदी जा रहे हैं और आप डेट वगैरह दे नहीं रहे, आप अपने कर्जे उतार नहीं रहे, तो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं करती। ऐसे सिस्टमेटिक वे में कंपनी जो है स्टेबल होती है, बिल्कुल सस्टेन कर जाती है, इसका जो ग्रोथ रेट है बिल्कुल
जो है स्टक हो जाता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है। दैट्स वाई ये कहते हैं कि ये पॉइंट बेटर नहीं होता, और उसको निकालने के लिए हम जब जैसे कि ऊपर हमने रिटर्न ऑन एसेट का था, सेम फार्मूला रिटर्न ऑन इक्विटी का है, आपने इसको याद कर लेना है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इसके परसेंटेज रेट हम देखेंगे कि कंपनी कितनी सस्टेन ग्रोथ रही है उसकी, इसमें जितना उसने इन्वेस्ट किया उससे कितना उसने अपने एसेट से, कितना अपनी इक्विटी से वो अपना जो है जो उसने उधार लिया उसको एडिशनल फंड को पे कर पाई है, और अगर पे नहीं किया तो कितना एडिशनल उसने ले लिया, ये इस रेट से हम पता कर लेते हैं। अब बेसिकली जो है डिटर्मिन ऑफ ग्रोथ रेट हम किस तरह से मालूम करते हैं, ये डिफरेंट उन्होंने सिनेरियोज बताए हुए हैं, ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। हाँ, इसमें एक फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आप इनको देख लीजिएगा। और जो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हैं, इनमें शायद आपको कंफ्यूज करे, लेकिन ओवरऑल जो है मैं आपको इसका भी बता देती हूँ। सो पुटिंग इट ऑल टुगेदर द फर्म्स एबिलिटी टू सस्टेन ग्रोथ डिपेंड्स एक्सप्लिसिट ऑन द 4 फैक्टर्स। क्या होता है कि बेसिकली जो होता है पुटिंग टुगेदर के सस्टेन ग्रोथ 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट मार्जिन पे, टोटल एसेट टर्नओवर पे, फाइनेंशियल पॉलिसी पे और डिविडेंड पॉलिसी पे। ये सारी चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आपने इनको बस याद रखना है। प्रॉफिट मार्जिन क्या था? प्रॉफिट मार्जिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंपनी कितना फर्म कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, भाई कंपनी ने कितना एक साल में प्रॉफिट जनरेट किया है, क्या आया वो सस्टेनेबल ग्रोथ में है या इंटरनल ग्रोथ में है, ये चीज़ें हम प्रॉफिट मार्जिन से एनालिसिस करते हैं। टोटल एसेट्स टर्नओवर क्या होता है? टोटल एसेट टर्नओवर हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, सेल्स ग्रोथ एंड देयर वाज इंक्रीज, ये भी हम सस्टेनेबल ग्रोथ के थ्रू इसको भी एनालिसिस करते हैं, इसकी इंटेंसिटी हम मालूम करते हैं कि आया कैपिटल में कितनी इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हुई है हमारे एसेट्स की वजह से। फाइनेंशियल पॉलिसी होती है कि हम आया चेक करते हैं कि कंपनी में जो कंपनी ने इक्विटी डेट रेशियोज है इसमें इंक्रीज डिक्रीज जो हुआ है उसमें कितने फाइनेंशियल लेवरेजेस है, कितने उसका एडिशनल डेट इक्विटी कितना उसको मजीद लोन लेना पड़ा है या मजीद उसको लोन उतारा भी है कि नहीं, ये कंपनी की हम लोग जब उसकी पॉलिसीज या उसकी ग्रोथ रेट परफॉर्मेंस चेक करते हैं तब हमें आइडिया हो जाता है। आगे डिविडेंड पॉलिसी है। डिविडेंड पॉलिसी बेसिकली होता है, इसमें हम जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं डिविडेंड किसको कहते हैं, तो इसमें पॉलिसी में हम चार चार तरह की चीज़ें, चार तरह की नहीं सॉरी, इसमें जो है 5 तरह के हम सिनेरियोज को डिस्कस करते हैं कि इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, इंक्रीज टोटल एसेट टर्नओवर, जो मतलब के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं उनमें इंक्रीज इंक्रीज को हमें देखना होता है, और प्लस एक है सेल न्यू शेयर, मजीद न्यू शेयर को हम डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक इतना खास नहीं था इसलिए मैंने इस पर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन ये नहीं है कि ये आएगा नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है क्योंकि मैंने अपने ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा स्टूडेंट का एक टाइम पीरियड है, उनकी एक मेहनत है, उनका टाइम लगा हुआ है, तो वो उनका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए लेक्चर डिलीवर कर दिया है। और एक पॉइंट आपको ज़रूर बताऊंगी, स्किप हो गया मुझसे, रिटेंशन जो है बेसिकली कहीं पे भी आएगा वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये भी कह सकता है कि आया 100 में से 14% जो 40% जो है रिटेंशन है, तो बाकी का जो ऑप्शन है, या ये भी कह सकता है कि इसमें पे आउट रेशियो जो है इसकी 40% है, तो बताइए रिटेंशन रेशियो क्या है, तो आपने 100 में से उस अमाउंट उस रेशियो को निकाल देना, तो आपकी बाकी जो रिमेनिंग बचेगी वो 60% जो होगी वो आपकी रेशियो होगी। माइट भी पॉसिबल वो 30% कर दे तो 70% होगी, 20% कर दे तो 80% होगी, बेसिकली आपने 100 में से ही इसको लिख करना है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 पे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई स्टूडेंट न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ये सब कुछ अरेंज कर रही हूँ, टाइम को मैनेज करके कर रही हूँ। बेसिकली इसमें मकसद ये नहीं है कि मेरा चैनल ग्रो करे, इसमें अगर मेरा मकसद ये है कि जितना आप उसको लाइक करेंगे, जितना आप उसको कमेंट करेंगे, उस पे उसको सपोर्ट मुझे करेंगे, और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पता नहीं अपनी फीसिस की वजह से इसको पे नहीं, अब अभी तक लेक्चर्स भी नहीं ले पा रहे, पता नहीं कहाँ पे वो बैठे होंगे, उनको ये भी नहीं पता होगा। अगर आप लोग इसको लाइक करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रैंकिंग पे आएगा, तो उन लोगों की हेल्प हो जाएगी, इसमें आपका कुछ नहीं जाना। और भी कई स्टूडेंट्स होंगे वो भी आपको दुआएं देंगे। तो काइंडली एक क्यूट सा कमेंट भी कीजिएगा मुझे कि आपको लेक्चर कैसा लगा, अगर कोई इसमें मिस्टेक नज़र आती है तो काइंडली मुझे इम्प्रूव करने का बताया करें, मैं इंशाल्लाह आपकी सारी बातें कंप्लीट करूँगी।
अगर मैं आपके कहने पे लेक्चर देने आ सकती हूँ तो फिर डेफ़िनेटली ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात होगी अगर आप मुझे बताएँगे कि मेरा इसमें क्या चीज़ें मुझे मज़ीद इम्प्रूव करनी है। और एक मैंने रिक्वेस्ट करनी थी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जिन स्टूडेंट्स के पास साथ-साथ असाइनमेंट आती है वो मुझसे शेयर कर लिया करें। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे उसमें शेयर कर दिया करें, मैं कोशिश करूँगी उन पे भी लेक्चर्स बना दिया करूँ। ये मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है, करना मैंने आपके लिए ही है लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी स्टूडेंट्स का इस पे बना जाए। तो स्टूडेंट जो मुझे माशाल्लाह से व्हाट्सएप पे एक्सेस कर रहे थे कि आप हमें लेक्चर दें, काइंडली वो मुझे अब असाइनमेंट भी भेजें ताकि मैं आपको उसमें भी